फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अश्विनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक डेटा माइनिंग टूल के बारे में जिसका नाम है वेका। वेका एक बहुत ही कॉमन डेटा माइनिंग टूल है। बहुत सारे एडवांटेजेस भी है और कुछ लिमिटेशंस भी है वेका के। तो स्टार्टिंग विद एडवांटेजेस, फ्रीली अवेलेबल है। आप नॉर्मली न्यूमेरिकल और नॉमिनल यही दो डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल, नॉमिनल, आई होप आपको पता है ये डेटा टाइप्स क्या है। और वी अज्यूम आप अगर किसी डेटा माइनिंग टूल पे काम करना चाहते हैं, मतलब आपको पहले से ये सब पता है। ओके, तो वेका आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये लिंक है जो कि वेका की ऑथेंटिकेट लिंक है। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके वेका को डाउनलोड करना है। फ्री अवेलेबल है, तो आपका जो डाउनलोडिंग है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। इट विल जस्ट टेक सम टाइम टू डाउनलोड। बाय द टाइम ये डाउनलोड हो रहा है, देखो यहाँ पे ये एक सी फाइल डाउनलोड होना शुरू भी हो गया है। बाय द टाइम ये डाउनलोड हो रहा है, हमको बता दें कि अदर देन वेका आपके पास ऑरेंज, रैपिड माइनर, एक्सेल माइनर, ये भी बहुत सिंपल डेटा माइनिंग टूल्स जो है अवेलेबल है। दो अगर आज आप देखेंगे ज़्यादा करके टैबलू एंड पावर BI, ये दो डेटा माइनिंग टूल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन फॉर एकेडमिक बेसिस और टू स्टार्ट डेटा माइनिंग एक बेसिक और एक बहुत अच्छा टूल है वेका। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना ये एक्सी फाइल कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही होता है आप इसको ओपन करेंगे। आपको पूछेगा कि डू यू वांट टू डू द चेंजेस, तो यस बोलो। ओके, एंड इट विल स्टार्ट। ओके, एक सिंपल इंस्टॉलेशन है जो आपको स्टार्ट करना है। गो टू नेक्स्ट, गो फॉर द फुल एसोसिएशन फाइल। आपको किधर इंस्टॉल करना है उसके बारे में बोलेगा। मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक नहीं करूँगी बिकॉज मेरे पास वेका पहले से इंस्टॉल्ड है। तो आप बस इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और आपका वेका ओपन हो जाएगा। तो देखना कैसे, आप अपने सर्च बार में जाके वेका को चेक कर सकते हैं, सीधा वेका। ओके, और ये आपका कंसोल ओपन हो जाएगा। ये ऐसा आपका वेका कंसोल दिखता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एक्सप्लोर पे जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल पे, नॉलेज फ्लो पे, वर्क बेंच पे, सिंपल CLU पे। जो फर्स्ट चीज़ हम वेका में हमेशा सीखते हैं वो है एक्सप्लोर। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वेका को बाय क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टैब। ओके, जैसे आप इस टैब पे क्लिक करेंगे एक दूसरा विंडो आपके लिए ओपन होगा जो कि वेका का मेन एक्सप्लोरर विंडो होगा। अब ये विंडो जो है ये डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में। अपर पार्ट में आपको बहुत सारे एल्गोरिथम्स और कुछ प्री प्रोसेसिंग टैब्स दिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप कोई डेटा सेट अपलोड करेंगे तो उसका डेटा सेट और यहाँ पे उसका स्टैटिस्टिक्स दिखता है। राइट हैंड साइड पे हमेशा आपको स्टैटिस्टिक्स दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट आप इधर खुद का डेटा वेका को दे सकते हैं या वेका का खुद का भी प्री डिफाइंड डेटा होता है। तो लेट्स से आपको अभी फिलहाल वेका का ही डेटा यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ओपन फाइल्स। और जहाँ पे आपका वेका स्टोर है तो इट विल बी लाइक C ड्राइव में, आपके प्रोग्राम फाइल्स में आपका वेका होगा। वेका में होता है एक फोल्डर डेटा, वहाँ जाके आपको आपका डेटा सेट सेलेक्ट करना है। तो ये हमेशा आप देखेंगे ये प्री डिफाइंड डेटा सेट्स है जो कि बहुत कॉमन है डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस के। उसमें भी सबसे कॉमन डेटा सेट है हमारा आइरिस डेटा सेट। नॉर्मली बोला जाता है हमेशा हम आइरिस डेटा सेट से ही डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आइरिस डेटा सेट को भी हम ओपन करेंगे। आपको बस उस पर क्लिक करना है। अगर आपको देखना है कि आपके डेटा सेट में कितनी एट्रीब्यूट्स है, कितने कॉलम्स है, अभी लेट्स अज्यूम आपको पता नहीं आइरिस डेटा सेट क्या है, तो यहाँ पे आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स मिल जाता है। नाम, रिलेशनल का नाम क्या है, मीन्स टेबल का नाम क्या है, आइरिस, इंस्टेंसेस कितने हैं 150 इंस्टेंसेस मतलब 150 रोज है, उसके 5 एट्रीब्यूट्स है। अगर आपको डेटा देखना है तो आपको इस एडिट टैब पे जाके क्लिक करना है। जब आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एट्रीब्यूट्स और सब दिखेंगे। तो आप देखेंगे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और क्लास, ये ऐसे 5 एट्रीब्यूट्स है। ओके,
आप देखेंगे डेटा टाइप्स भी यहाँ पे मेंशन है, न्यूमेरिक, नॉमिनल। ओके, तो न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिक डेटा होता है और नॉमिनल मतलब कोई टेक्स्ट वाला डेटा होता है। अगर आप देखेंगे कि इसका कितने टाइप है, सेपल लेंथ के क्या वेरिएशंस है, तो आपको बस उस पर क्लिक करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स मिलेगा कि व्हाट इज़ अ मिनिमम सेपल लेंथ, व्हाट इज़ अ मैक्सिमम सेपल लेंथ, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मीन क्या है, क्या ये न्यूमेरिक डेटा है या नॉमिनल डेटा है, यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यूज़ है क्या, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितने हैं, ये सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। वैसे ही अगर हमने क्लास इस एट्रीब्यूट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ग्राफ भी चेंज हो जाता है। तो हमें पता चलता है कि देयर आर 3 क्लासेस, 3 क्लासेस है इस आइरिस के। ओके, ये आपका टारगेट एट्रीब्यूट होगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन आपका सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, विच टाइप ऑफ आइरिस फ्लावर वो बनने वाला है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। तो हमने आइरिस एस, आइरिस वी, आइरिस वी आई ऐसे 3 क्लासेस किए हैं और आप देखेंगे ये 50-50-50 उसका काउंट है, क्योंकि हमारा टोटल डेटा सेट 150 रोज का है। तो ये बहुत ही बैलेंस्ड डेटा सेट है। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जब भी आप किसी एट्रीब्यूट को नॉमिनल देखते हैं तो आपको काउंट एंड वेट दिखाई देता है कि कितने उसके काउंट है, क्या क्या ऑप्शंस है। आप जब भी आप किसी न्यूमेरिक एट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं, देखो अभी मैंने सेपल लेंथ पे किया, तो मुझे उसके स्टैटिस्टिक्स क्या क्या मिलते हैं, उसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, ये सब। तो हमेशा याद रखना है आप किस टाइप के एट्रीब्यूट के साथ डील कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसके एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, जहाँ पे हम प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि हम डेटा लेके हर एक एट्रीब्यूट को देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगता है आपके डेटा सेट में बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं और कोई एट्रीब्यूट ऐसे है, देखो जैसे एक सीरियल नंबर एट्रीब्यूट है और एक रोल नंबर भी है, तो आपको सीरियल नंबर या एट्रीब्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो वो आपको पूछेगा, देखो यहाँ पे मेरा वो रिमूव हो गया। अगर आपको वो वापस चाहिए, आपको एट्रीब्यूट वापस चाहिए, तो बस आपको अंडू पे वापस क्लिक करना है आपका एट्रीब्यूट। पर इतना याद रखना, अंडू सिर्फ एक बार वर्क करता है, एक बार की हुआ चेंज, सिर्फ एक बार आप 1 स्टेप पीछे जा सकते हैं, बहुत पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ हमारा ये प्री प्रोसेसिंग टैब। वैसे ही अगर आपको पता होगा डेटा माइनिंग में हम क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, ये 3 एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एल्गोरिथम देखें, हमारे क्लासिफिकेशन, अभी जबकि हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है, हमने अपने टूल को डेटा दे दिया है, अब हम इस पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम रन कर सकते हैं। बहुत सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से आपको चूज करना है इस चूज टैब पे क्लिक करके। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ब्रॉड कैटेगरीज दिखेंगी, लाइक बेस, फंक्शन, लेजी। अगर मैं बेस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास नेव बेस एल्गोरिथम, नेव बेस मल्टीनॉमिनल, इतने सारे एल्गोरिथम्स आएंगे। वैसे अगर मैंने फंक्शंस पे क्लिक किया तो देयर आर लॉजिस्टिक फंक्शंस, मल्टी परसेप्ट्रॉन, ऐसे बहुत से एल्गोरिथम्स आएंगे। जो कुछ बहुत फेमस एल्गोरिथम्स हैं क्लासिफिकेशन के, वो है आपके डिसीजन ट्री, जो आपको मिलेंगे आपके रूल बेस्ड वाले एल्गोरिथम में। तो अगर आप रूल पे क्लिक करते हैं तो आपको डिसीजन ट्री, अगर आप बेस पे क्लिक करते हैं तो आपका नेव बेस एल्गोरिथम, अगर आप फंक्शंस पे क्लिक करते हैं तो आपका लॉजिस्टिक वाला। तो ये सारे बहुत फेमस एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन के। तो हम लेट्स से हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं। जिस एल्गोरिथम को भी आप सेलेक्ट करेंगे आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। कुछ पैरामीटर्स अगर आपको सेट करने हैं तो आप इस पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कोई टूल रन कर रहे हैं तो बेटर है आप कोई भी पैरामीटर अभी सेट ना करें, क्योंकि द बेस्ट पॉसिबिलिटी ही सेट हुई रहती है। तो आप बस इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपको बोलना है कि आप पूरा ट्रेनिंग डेटा यूज़ करना चाहते हैं, आप क्रॉस वैलिडेशन करना चाहते हैं। परसेंटेज क्या होता है, अभी आई होप आपको पता है क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है। क्रॉस वैलिडेशन मतलब जब हम डेटा सेट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में डिवाइड करते हैं तो वो जो डिवीजन है वो हम मिक्स करते रहते हैं। लेट्स से पहले अभी हमारे पास 150 रोज है, तो जिसमें से फर्स्ट 25 रोज हमने टेस्टिंग में डाले और बाकी के 125 रोज हमने ट्रेनिंग में डाले। तो ये हमारा फर्स्ट क्रॉस फोल्ड हुआ।
नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 26 से लेके 50 वाला जो कॉलम रोज होंगे उसको हम टेस्टिंग में डालेंगे, एंड 1 to 25 और 51 से लेके 150 ये मिला के हम लोग किस में डालेंगे, ट्रेनिंग में। तो इस तरीके से हम अपना जो टेस्टिंग है वो चेंज करते रहते हैं, टेस्टिंग का एट्रीब्यूट चेंज करता है। और वो हमने कितनी बार चेंज किया है, इस टूल में हम बोल रहे हैं हम 10 बार ये करें। आप इसको 10 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, आपके ऊपर है। 10 इज अ नॉर्मल डिफाइंड, नॉर्मली क्रॉस वैलिडेशन 10 होता है। अगर आपको पता होगा कि परसेंटेज स्प्लिट, नॉर्मली हम अपना डेटा सेट 75-25% में स्प्लिट करते हैं, तो 66 के जगह पे हमें यहाँ पे 75 लेना अच्छा ऑप्शन होगा। तो हम अपना डेटा सेट 75-25% पे स्प्लिट करें। अगर आप मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इवैल्यूएशन पैरामीटर्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। इवैल्यूएशन पैरामीटर्स मतलब आपका एक्यूरेसी, प्रिसीशन हम देखेंगे यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे आपके जो पैरामीटर्स हैं वो दिख रहे हैं, जैसे कि प्रिसीशन, रिकॉल, एफ मेशर, आरओसी, जो कि ये टूल है। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 25 पैरामीटर्स है। यही अगर हमें हार्ड कोड करना होता तो इतने सारे पैरामीटर्स का प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल होता, बट जस्ट बिकॉज ये एक टूल है हम बहुत सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स पे अपना डेटा सेट चेक कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वेका दे रहा है आप उन्हें रखो, या अगर आपको इसमें से कुछ निकालने हैं, कुछ और ऐड करने हैं, ऐड मतलब सेलेक्ट करना है आपको, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो होते ही आपको ओके पे क्लिक करना है। ये हो गए आपके सेटिंग्स फॉर पर्टिकुलर एल्गोरिथम। इसके बाद आपको सिर्फ क्लास रन करना है। जैसे ही आप क्लास रन करते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड जो भी क्लासीफायर आउटपुट पे आपको आपका आउटपुट दिखता है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा है, हमने अपने डेटा सेट को इस तरीके से स्प्लिट किया था। एक्यूरेसी जो कि हमारी डेटा सेट की यहाँ पे आई है 89.18%, ये हमारा क्लासिफिकेशन इंस्टेंसेस की एक्यूरेसी है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपके एट्रीब्यूट्स कितने थे, इंस्टेंसेस कितने थे, नेम ऑफ द डेटा सेट क्या था और उसे रन कैसे किया गया है। जो कि हमने सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर सेलेक्ट किए थे। इसके लिए एब्सोल्यूट एरर, रूट, रिलेशनल स्क्वायर एरर, ये सब कुछ भी हमें यहाँ पे दिया गया है। ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, प्रिसीशन, रिकॉल, एफ मेशर, आरओसी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आपने देखा होगा हमारे 3 क्लासेस थे, इसके लिए हमारे 3 क्लासेस यहाँ पे लिस्ट डाउन है, और ये जो लास्ट का कॉलम, लास्ट का जो रो है, ये इन 3 कॉलम्स का एवरेज होता है। उसी तरह लास्ट में है हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें बताता है कि हमारा डेटा सेट कितना करेक्ट है। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अगर वहाँ पे 2 या कोई एलिमेंट दिख रहा है, दैट मीन्स ये रॉन्गली क्लासिफाइड एलिमेंट्स रहे हैं। तो दैट इज़ वाई हमारा एक्यूरेसी यहाँ पे 89% आया है, क्योंकि कुछ क्लासेस रॉन्गली क्लासिफाई हुए हैं। ये था हमारा डिसीजन ट्री। वैसे ही अगर आपको कोई और एल्गोरिथम रन करना है, तो लेट्स से आपको नेव बेस एल्गोरिथम रन करना है, तो बेस में जाके आपको यहाँ पे नेव बेस सेलेक्ट करना है। बाकी पैरामीटर्स हम सेम रखते हैं, परसेंटेज स्प्लिट उसको 75 रखते हैं, क्रॉस वैलिडेशन भी 10 रखते हैं, और हम अपना डेटा सेट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे आप आपका डेटा सेट यहाँ पे शुरू करते हैं, यू कैन सी आपने जो पहले रन किया वो एल्गोरिथम है, उसका आउटपुट भी सेव होता है। आपको बस उस पर जाके क्लिक करना है, और ये आपका नेव बेस वाला एल्गोरिथम। नेव बेस एल्गोरिथम की अगर आप एक्यूरेसी देखेंगे तो हमें आया है 94.59%। सो आई कैन से अपने इस डेटा सेट पे, इसी सेम डेटा सेट पे, कीपिंग एवरी पैरामीटर सेम, हमें 94.59% का एक्यूरेसी है। सिमिलरली नेव बेस एल्गोरिथम अगर आपको पता होगा, वो हर एक पैरामीटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता है, तो उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे उसने हमें ये एक्यूरेसी दिया है। अगेन यहाँ पे भी आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स आएगा। अगर आप देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू आपका डिसीजन ट्री। इसके लिए आपका परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से
आपने एक्वायर किया है नेव बेस एल्गोरिथम के। वैसे अगर आपको और कोई एल्गोरिथम रन करना है तो आप यहाँ से जाके दूसरा कोई भी एल्गोरिथम, लेट्स से J48 भी हम एक बार ट्राई करेंगे। सेम पे हम J48 भी रन करेंगे और ये आपको हमें पता चला है कि J48 भी जो डिसीजन ट्री जैसा ही है, उसने भी हमें 89.1892% एक्यूरेसी दिया है। सो बेस्ट पार्ट एक टूल यूज़ करने का है कि हम बहुत सारे एल्गोरिथम रन करके हम एक अच्छा टेबल बना सकते हैं। जैसे कि अभी ये हमारा ये पैरामीटर्स है, ओके। आप प्रॉपर टेबल बना के कंपैरिजन करके कि कौन सा एल्गोरिथम कितना एक्यूरेसी दे रहा है और बाकी सारे कंफ्यूजन पैरामीटर्स उसके कैसे हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के, आप एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम पे विच क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम ने आपको सबसे अच्छा आंसर दिया है। मूविंग टू अ नेक्स्ट टाइप, हमारा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। अगर आपको पता होगा, वी यूज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जब हमें हमारा टारगेट एट्रीब्यूट नहीं पता है, तब हम यूज करते हैं क्लस्टरिंग। मतलब द बेस्ट इज, अगर आप क्लस्टरिंग यूज कर रहे हैं तो आपने जाके यहाँ से एक्चुअली आपका जो क्लास एट्रीब्यूट है ना, उसको डिलीट करना चाहिए, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दिस 4 एट्रीब्यूट आपका लास्ट एट्रीब्यूट डिसाइड होता है। ओके, क्लस्टरिंग में क्या करेंगे, हम सिर्फ ये 4 एट्रीब्यूट्स हमें देने चाहिए और लेट द एल्गोरिथम डिसाइड, एल्गोरिथम को डिसाइड करने दीजिए कि कितने क्लस्टर्स बनने वाले हैं। तो अगर हम इस पे क्लस्टरिंग पे क्लिक करते हैं, लेट्स से यहाँ पे वो हमें इग्नोर एट्रीब्यूट का भी ऑप्शन देता है। तो अगर आप किसी एट्रीब्यूट को इग्नोर कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन से एट्रीब्यूट को, दैट इज क्लास एट्रीब्यूट को इग्नोर किया है। ओके, सेम हमारे क्लस्टरिंग के भी आपके कुछ एल्गोरिथम्स है, क्लस्टरिंग के थोड़े कम है। अपना सिंपल के मीन्स एल्गोरिथम है जो कि बहुत ही फेमस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। उसी के साथ आप EM, फास्टेस्ट फर्स्ट, ऐसे बहुत सारे हिरार्किकल क्लस्टरिंग ऐसे एल्गोरिथम्स रन करके ट्राई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही फर्स्ट एल्गोरिथम पे क्लिक करते हैं, अगेन परसेंटेज स्प्लिट जो है मैं उसको 75 कर दूंगी और फिर हम इस पे स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ आउटपुट आपको रीड कैसे करना है, इसने सारा स्टैटिस्टिक्स किया है। ओके, और फाइनली उसने हमें क्या आउटपुट दिया है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अगर आपको पता होगा, क्लस्टरिंग में आप एक्यूरेसी या प्रिसिशंस ऐसी चीज़ें नहीं कैलकुलेट करते, आप कैलकुलेट करते हैं कि कितने क्लस्टर्स बने। अगर आपने क्लास एट्रीब्यूट को इग्नोर नहीं किया होता तो प्रोबेबली आपके 3 क्लस्टर्स यहाँ बन जाते, क्योंकि आपके डेटा सेट को तब समझ जाता है कि 3 में इस पूरे डेटा सेट को डिवाइड किया गया है। अभी पर उसने क्या किया है, उसने सिर्फ आपको 2 क्लस्टर्स में डिवाइड करके दी। हेंस इसको हम अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ओके, तो उसने कहा है कि जो फर्स्ट है उस पे 68% और सेकंड पे 32%, इस तरीके का डिवीजन क्लस्टरिंग में होना चाहिए। और एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अगर आपको ट्राई करना है तो लेट्स से अगर आप हिरार्किकल क्लस्टरिंग कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बाकी सारी सेम रख के हम ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे भी उसने हमारे लिए 2 क्लस्टर्स बनाए हैं। ओके, सो दिस इज हाउ हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। अगेन आप एक प्रॉपर टेबल बना सकते हो क्लस्टरिंग के लिए ऑन योर आइरिस डेटा सेट, और आप यहाँ पे लिख सकते हो कितने क्लस्टर्स बने हैं और कितने परसेंटेज। एज बोथ एल्गोरिथम्स आपको 2 क्लस्टर्स दे रहे, तो प्रोबेबली ये डेटा सेट 2 क्लस्टर्स में अच्छी तरीके से डिवाइड हो सकता है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट, थर्ड इज आवर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आपका अप्रायरी एल्गोरिथम, जो कि काफ़ी फेमस एल्गोरिथम है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका अप्रायरी एल्गोरिथम था, बस कोई पैरामीटर्स अगर आपको याद होगा, अप्रायरी में हम आउटपुट नहीं देते, हम रूल्स जनरेट करते हैं। क्या रूल्स होने चाहिए वो हम जनरेट करते हैं, और अगर वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर डेटा सेट हर एल्गोरिथम के लिए परफेक्ट हो। जैसे कि ये फिल्टर्ड एसोसिएशन एल्गोरिथम जो है, ये फिट नहीं है हमारी आइरिस डेटा सेट के लिए। इसी के लिए शायद उसने हमें यहाँ पे कोई भी रूल्स जनरेट करके नहीं दिए हैं। अगर रूल्स जनरेट करके दिए होते तो आपको यहाँ सेट ऑफ रूल्स दिख जाते। अगर आपको देखना है तो आपको कोई तो बड़ा डेटा सेट लेना पड़ेगा और वो डेटा सेट आपको दे। अगर आप डेटा माइनिंग एल्गोरिथम से थोड़े भी कंफर्टेबल है तो आपको पता होगा डेटा सेट लाइक
लेट्स से वेदर नॉमिनल, या फिर आपका जो सुपरमार्केट का एक डेटा सेट था, ओके, सोयाबीन का जो डेटा सेट है, ये सारे डेटा सेट्स बहुत अच्छे होते हैं जब हम एसोसिएशन माइनिंग करना चाहते हैं, कि हम जानना चाहते हैं कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से जा सकता है। जो कि हमारा आइरिस डेटा सेट में ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट किसी एट्रीब्यूट से कनेक्शन या लिंक्ड में नहीं है, इसलिए हमें उसने एसोसिएशन में कोई भी रूल बना के दिया नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं हमारा एक्चुअली क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बेस्ट रहा है, ओके, क्योंकि उसने हमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी दी है और हमारे तीनों क्लासेस भी मेंटेन किए हैं। सो हम बोल सकते हैं आइरिस डेटा सेट के लिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हमारे लिए अच्छा है, और इन क्लासिफिकेशन भी हमें नेव बेस ने बहुत अच्छा आउटपुट दिया है। तो हम इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग के ही टैब में फिल्टर्स टैब भी यूज होता है। इस फिल्टर्स टैब में आप अगर कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं तो फिल्टर्स में जाके अनसुपरवाइज्ड में जाके एट्रीब्यूट और इंस्टेंसेस इस 2 लेवल पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप एट्रीब्यूट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब आप कोई एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं, तो लेट्स से अगर आपने क्लिक किया ऐड, तो आप एक नया एट्रीब्यूट ही ऐड करेंगे। तो लेट्स से हमने इसको किया अप्लाई, तो देखो एक अननेम्ड एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड हो गया, जो कि आपने उस एट्रीब्यूट में कोई भी डेटा नहीं डाला हुआ है, इसलिए वो एट्रीब्यूट फिलहाल नल है। तो इस तरीके से आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको किसी एट्रीब्यूट की कॉपी करनी है, तो लेट्स से मुझे क्लास एट्रीब्यूट को ही कॉपी करना है। जस्ट बिकॉज हमने एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया है, यहाँ पे हमारा डेटा सेट हमें थोड़ा रॉन्ग आंसर दे रहा था, तो हम यहाँ पे कॉपी एट्रीब्यूट करते हैं। तो किस एट्रीब्यूट को आपको कॉपी करना है, तो लेट्स से मुझे क्लास एट्रीब्यूट का करना है, तो मतलब वो मेरा लास्ट एट्रीब्यूट था, इसलिए मैंने उसका इंडाइसिस लिखा लास्ट, और ओके क्लिक करके मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने वो क्लिक किया, सेम डेटा कॉपी ऑफ क्लास हो गया। आप देखोगे क्लास में भी उतना ही डेटा है एंड कॉपी ऑफ क्लास में भी उतना ही डेटा है। अभी मेरे पास एक अलग एट्रीब्यूट आ गया है, इस पर मैं कोई काम कर सकती हूँ, और मेरा जो क्लास एट्रीब्यूट है उसको हम रीगेन कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको डिस्क्रिटाइज करना है, लेट्स से आपके पास सेपल लेंथ है जो कि काफ़ी वेरिएशन में है, इस एट्रीब्यूट को आपको डिस्क्रिटाइज करना है कि कितने बिन्स चाहिए आपको, कितने बिन्स में आपको डिवाइड करना है। लेट्स से मुझे उसको 3 बिन्स में ही डिवाइड करना है, तो ओके करके आपको इस पर अप्लाई करना है। तो आपका सेपल लेंथ वो 3 बिन्स में जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी उस पर डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने डेटा सेट पे बहुत सारे फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई एट्रीब्यूट रिमूव भी करना है, तो आप उसको रिमूव में जाके आप डाल सकते हैं कि आपको कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव करना है। सो लेट्स से जो अभी एट्रीब्यूट हमने ऐड किया था उसी को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो हम उसको रिमूव करके अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी स्पेसिफिक टाइप का एट्रीब्यूट रिमूव करना है, मतलब सारे न्यूमरिक सारे नॉमिनल, तो आप रिमूव टाइप में भी जा सकते हैं, रिमूव टाइप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपको वो बोलेगा आपको कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव करने हैं। तो हम लेट्स से हमें नॉमिनल एट्रीब्यूट रिमूव करना है, हमारे पास एक ही नॉमिनल एट्रीब्यूट था और वो था क्लास। तो लेट्स से हमने नॉमिनल को बोला, तो उसने क्या किया, ओके, तो उस यहाँ पे उसने हमारे साथ क्या किया, डिलीट नॉमिनल एट्रीब्यूट रख के बाकी सारे एट्रीब्यूट्स उसने डिलीट किए हैं। वापस अगर आपको एट्रीब्यूट चाहिए तो आप अंडू करके वो सारे एट्रीब्यूट्स वापस ले सकते हैं। फिल्टर्स है तो आप उसको अंडू कर करके अपना डेटा वापस ले सकते हैं। जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो आप एडिट में जाके देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। जैसे कि अगर हमने कोई एट्रीब्यूट ऐड किया, तो लेट्स से हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया, ओके, लास्ट में, ओके, अप्लाई, तो हम एडिट में जाके देखते हैं कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड हुआ है जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो इस तरीके से हम ये जो बहुत ही सिंपल टूल है वेका, ये यूज़ कर सकते हैं। हम और वीडियोस बनाएंगे जहाँ पे और डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स के बारे में भी बात की जाएगी, बट इस तरीके से आप डेटा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुद का डेटा सेट देना है, कोई अगर आपका डेटा सेट है, तो वो भी आप जहाँ पे भी आपका लोकेशन है, कोई भी एक्सेल फाइल, CSV फाइल आप वेका को दे सकते हैं, और वेका उस पर आपको एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स
और ये सारे एल्गोरिथम्स रन करके दिखा सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ रही विजुअलाइजेशन, जहाँ पे आप सिंपल स्कैटर्ड ग्राफ रफ कर सकते हैं कि आपके जो एट्रीब्यूट है हाउ आर दे इन रिलेशन विद द अदर एट्रीब्यूट्स। तो अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो ये है डायगोनल एलिमेंट्स है वो सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि सेपल लेंथ सेपल विड्थ के साथ ही कंपेयर किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप एक स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट कौन से एट्रीब्यूट के साथ ज़्यादा कोरिलेशन में है। वो एट्रीब्यूट ज़्यादा कोरिलेशन में होता है जो हमें लीनियर आंसर और प्रॉपर डिवीजन देता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेपल विड्थ ओके और सेपल विड्थ ये बहुत ही अच्छी लीनियर एक लाइन बना के दी है उसने। क्यों? क्योंकि वो एट्रीब्यूट सेम है। तो जितना एट्रीब्यूट एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोरिलेट होंगे वो हमारे लिए बेटर होता है हमारे विजुअलाइजेशन रिजल्ट्स के लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वेका। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।